मालदीव में नई सियासी तब्दीलियों के बाद ऐसा मालूम होता है कि वो भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। अजीज़ नाजरीन, आवाज़ द वॉइस के हफ्त रोज़ा प्रोग्राम बीच बहस में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अब्दुल हई खान। हमारा आज का मौजू है मालदीव भी पाकिस्तान की राह पर। नाजरीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क मालदीव के दरमियान ताल्लुकात में तल्खियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। वहाँ सिर्फ दो ही सियासी पार्टियाँ हैं। नए सदर मुइज़ों ने अवाम से बहुत से ऐसे वादे किए थे जिनका पूरा करना वहाँ के अवाम और मईशत के लिए मुमकिन ही नहीं है। माजी में मालदीव के हुक्मरान अपने मुल्क और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान से मदद तलब करते रहे हैं, लेकिन चीन के दौरे से वापसी के बाद उन्होंने मालदीव में मौजूद हिंदुस्तान के हिफाजती दस्तों को वहां से वापस बुलाने की हिंदुस्तान से अपील की है। चीन को अपना करीबी दोस्त बताया है, जबकि मालदीव की सयाहत हिंदुस्तानी सयाहों, जजीरे में हिंदुस्तानी सरमाएकारी और एक दूसरे मुल्क की कल्चरल यकसानियत की बिना पर फलती फूलती रही है। इन्हीं तमाम उमूर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सरकर्दा माहिर इक़्तिसादियात और रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में हमारे आपका खैर मकदम है आज के प्रोग्राम में। और जो हमारा मौजू है, डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान और मालदीव पुराने और दूर रस ताल्लुकात के दोनों हामी थे और हमेशा ज़माने से रहे हैं, लेकिन ये अचानक दोनों के ताल्लुकात एक नए मकाम पर जाकर कैसे खड़े हो गए? देखिए, जैसे आपने कहा कि हमारे ताल्लुकात सदियों से चले आ रहे हैं। बुद्धिज़्म से था, वज्रायन बुद्धिज़्म था 11-12वीं सेंचुरी तक। उसके बाद से फिर इस्लाम आया। फिर उसके बाद 1965 में जो है मालदीव आज़ाद हुआ ब्रिटिश के कंट्रोल से। फिर इंडिया ने उसको रिकॉग्निशन दिया। फिर उसके डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया। फिर एक बहुत बड़ी क्राइसिस मालदीव के ऊपर आई। उस वक्त सदर जो है प्रेसिडेंट गयूम थे, मामून गयूम थे। 1988 में एक क्या कहते हैं LTT वालों ने उस पर अटैक किया। उसमें इंडिया ने अपनी फ़ौज भेजी 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू उनको बचाया। और फिर जब भी मतलब सुनामी हुई 2004 में, फिर हमने पूरी तरीके से उनको ताउन किया। और फिर जब भी उनके पास जो है कि पानी पीने की शॉर्टेज होती है, खाने की शॉर्टेज होती है, कोरोना में जो वैक्सीनेशन की होती है, और टूरिज़म पे उनकी इकनॉमी पूरी तरीके से मुनहसर है। उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी जाते हैं, करीब 2-2.5 लाख से ज़्यादा जाते हैं। तो और जो खाने पीने की चीज़ें हैं हिंदुस्तान मुहैया करता है पूरी तरीके से। उनके हेल्थ का भी सेक्टर पे देखता है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इधर कुछ सालों में मालदीव जो है कुछ इस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है कि वो शो कर रहा है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो मालदीव के ऊपर जो है एक तरीके से बड़े भाई का रोल अदा कर रहा है। उसकी सॉवरेंटी पे कुछ लगाम लगा रहा है। और ये जो नई गवर्नमेंट मोइज़ुद्दीन की आई है, मोहम्मद मोइज़ी की, उन्होंने अपनी पूरा इलेक्शन कैंपेन ही किया था इंडिया आउट पे किया। और इसका जो है यूरोपियन यूनियन कमीशन का ऑब्जर्वेशन मिशन था, उसने भी यही कहा कि दोनों पार्टीज़ ने मिल के एंटी इंडिया के बारे में किया। तो अब इनके आते ही जो है ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। और उनके 5 रोज़ दौरा चाइना को जब उन्होंने किया, पहले होता था यह कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इंडिया आते थे, पहली बात जो पहला विज़िट करते थे इंडिया करते थे। लेकिन ये जो है इंडिया ना आके टर्की गए, UAE गए, फिर जो है चाइना गए और इंडिया के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो ये इनका ये रुख जो है काफ़ी जो है क्या कहते हैं कि इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि कहीं मालदीव जो है एंटी इंडिया पॉलिसी डेवलप तो नहीं कर रहा है। तो इस पे जो है दोनों तरफ के लोग जो है इस पे मुज़ाकरात में बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से डिमांड भी किया है मालदीव के प्रेसिडेंट ने कि यहाँ पे इंडिया की जो फ़ौजें हैं 88 फ़ौजें हैं, उसको स्टेशन है 1988 से लेकर उसको हटाया जाए और इंडिया का रोल कम किया जाए। इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी जो इसके पहले नशीद ने किया था उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि मालदीव ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे शायद मालदीव खुद ना जो है सस्टेन कर पाए, क्योंकि इंडिया जो है जिस तरीके से इंडिया मालदीव के नज़दीक है
और जिस तरीके से इंडिया ने मालदीव की मदद की है और फ्यूचर में भी ये मदद करता रहेगा, उस तरीके से जो है चाइना जिसकी तरफ जो है वो ज़्यादा झुकाव दिखा रहे हैं वो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हमको जो है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है, जिसमें जो है चाइना का रोल, पाकिस्तान का रोल बढ़ता हुआ लग रहा है। और ख़ासकर चाइना का जो इंटर्न ग्वादर जो शुरू हो रहा है उसके थ्रू चाइना चाहता है कि हमको जो है इंडियन ओशन में एक पैड बनानी पड़े, पल्स स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत जो है इंडिया को चारों तरफ घेरने की बात हो रही है। इसी के नतीजे में चाइना बढ़ चढ़ के मालदीव को जो है मराद दे रहा है, उसकी फैसिलिटीज़ कर रहा है, उसकी बातों को सामने ला रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना पूरी तरीके से मालदीव को उस तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो इंडिया प्रोवाइड करता रहा है, क्योंकि चाइना की हिस्ट्री जो है उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया में वाज़ेह है कि किस तरीके से उसकी जो है इकोनॉमिक असिस्टेंस ने उन्हीं कंट्री को मतलब डुबो दिया, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे नाबी हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, जिसने करीब 20% जो है कर्ज़ चाइना 1.37 बिलियन डॉलर जो है चाइना का कर्जदार है मालदीव। तो ये सारी चीज़ें शो कर रही है कि कहीं ना कहीं वो चाइना के ट्रैप में आ रहे हैं मोइज़ी। लेकिन मुझे एक तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि मोइज़ी पूरी तरीके से जो है भारत से अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया। तो ये उनकी पॉलिसी की एक लिमिटेशन भी मुझे नज़र आ रही है। आने वाले कल में जो है मोइज़ी जो है फिर अपने रिलेशन को इंडिया से नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो इंसाइट है, ये कहती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ज़रा सा एक और सवाल उठाऊँगा आपके सामने। हिंदुस्तान 1.5 अरब की आबादी वाला बहुत बड़ा मुल्क है जी, और मालदीव मुश्किल से 5 लाख के आसपास वहाँ की आबादी है, वो भी अलग अलग जज़ायर पर है जी। तो मैं आपसे ये दरअसल यहाँ मेरा असल सवाल ये है कि दोनों मुल्क हिंदुस्तान और मालदीव एक दूसरे के लिए किस तरह मुफीद और फ़ायदेमंद हैं, यानी इस हालत में भी। तो ये ज़रा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, मालदीव जो है इंडिया और मालदीव जो है एक ऐसे जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन पे है कि जहाँ पर समुद्र में जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू आने वाला है, हिंदुस्तान जो है एक नेचुरल मैरीटाइम पावर है जो कि मालदीव को पूरी तरीके से असिस्टेंस दे सकता है। 1988 में हिंदुस्तान ने जिस तरीके का मुजाहरा किया और मालदीव अब्दुल गयूम की गवर्नमेंट को बताया, मालदीव की सॉवरेंटी को बचाया, उससे ये साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान जो है मालदीव का एक ऐसा फ्रेंड है जिसे मालदीव जो शायद छोड़ के बहुत ज़्यादा पछताएगा। और जो सी लेन है, जो वहाँ पर जो शिपिंग जाती है वो मालदीव से होके जाती है। मालदीव में करीब 1200 आइलैंड्स है छोटे छोटे, तो वहाँ से होके जाती है। 800 किलोमीटर लंबा जो है वो रूट है, उसमें बगैर हिंदुस्तान के वहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड ही नहीं की जा सकती है। मालदीव में टूरिज़्म है, टूरिज़्म में अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, चीज़ों की हेल्थ इश्यूज़ नहीं सॉल्व किए जाएंगे और एक अच्छी फूड की सप्लाई नहीं रहेगी, वाटर की सप्लाई रहेगी, टूरिस्ट वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम किसी तरीके से इनसिक्योरिटी होगी, टूरिस्ट नहीं जाएगा। तो इंडिया की वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर्ड है। तो मालदीव जो है उसकी मैं यही कह रहा हूँ कि अभी जो गवर्नमेंटशिप दिखाया है उसने कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन जो अभी मीटिंग्स हो रही हैं, जो आगे की फ्यूचर की जो पॉलिसी दिखाई दे रही है, मालदीव को फिर वापस आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मोइज़ू सर्वाइव ही नहीं कर सकते बगैर इंडिया के। तो मालदीव कहाँ तक एक छोटा सा मुल्क है, जजीरा है, और ख़ासकर जो जिस तरीके से मैं एक सेमिनार में गया था तो उसमें ये वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, एक बोतल में बालू भर के लाए थे और उसमें दिखा रहे थे कि आने वाले 30-35 साल में हो सकता है मालदीव के बहुत से जजीरे जो है डूब जाएंगे और डूबेंगे, जिस तरीके से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो वो पॉपुलेशन और उस तरीके के असिस्टेंस कौन देगा? चाइना वहाँ से तो आके नहीं देगा। तो ये हिंदुस्तानी एक है नज़दीक। तो मुझे लगता है कि मालदीव की पब्लिक को देखते हुए ये भी लगा, जिस तरीके से जो है वहाँ की पब्लिक ने खुद अपोज किया, जिन बड़े बड़े नेताओं ने जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो बातें की हैं, तो उससे भी लग रहा है कि पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत ही डिपेंड है। और वहाँ पर जो है इस्लाम आने से पहले जो है बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म अभी भी जो वहाँ की लाइफ का एक पार्ट बना हुआ है। तो कल्चरली एंड पीपल टू पीपल रिलेशन जो है बहुत ही डीप है इंडिया और मालदीव्स का। अब रहा जो है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट हो रही हैं। कंट्रीज़ जो है मालदीव से बढ़ बढ़ के कुछ देने लेने की बात कर रहे हैं, जिसमें मालदीव के लीडर्स जो हैं अपनी कंट्री की फलाह बहबूद को छोड़ के अपने इंटरेस्ट की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर परमानेंट दोस्ती की तरफ से देखा जाए, परमानेंट स्टेबिलिटी की तरफ देखा जाए, तो हिंदुस्तान के अलावा और कोई मुल्क ही नहीं है। तो ये एक सबक आमेज़ चीज़ें होंगी मालदीव के लोगों के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, शुरू में आपने ये नुक्ता उठाया था
कि मालदीव और हिंदुस्तान, और यकीनन तारीख़ भी बताती है, दोनों के बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं और कल्चरल हमारे उसमें भी, कारोबारी मामलात में भी, और दूरियां जो हैं वो भी और मुल्कों से मेरे ख्याल में कम ही है। उसके बावजूद एकदम अचानक से जो दोनों इख्तिलाफात हिंदुस्तान और मालदीव के बीच पैदा हुए, उसमें क्या चीन और पाकिस्तान का हाथ कहीं पर नज़र आता है? चीन तो चाहते ही है कि हम जो है इंडियन ओशन में अपने सेंटर्स बनाएं, बेस बनाएं, नावल बेस बनाएं, ताकि जो है हिंदुस्तान को कंटेन करें, हिंदुस्तान को घेरें। प्लस और जो मतलब नेवीज़ आ रही हैं, जैसे यूएस है और फ्रांस की है, जर्मनी की है, तमाम नेवीज़ वहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वो नज़र रखे। ये एक चीन का बहुत बड़ा मंसूबा है। अब मैंने कहा ना कि ग्वादर जब ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, वहाँ से होगा, तो चीन चाहेगा कि इसके बहुत से ऐसे बेस हों। मालदीव में होगा, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, पाकिस्तान में ग्वादर पे है ही है, फिर वहाँ जिबूती में जाके बना के रखा हुआ है, फिर उधर जो है ओमान में दोकम पे बना के रखा हुआ है। तो हिंदुस्तान को एक तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की तरह जो थ्योरी दिया रहे, तो पूरा घेरने की कोशिश किया है। घेरने के साथ ही साथ चाइना का एक खदशा भी है कि मैं उतनी दूर से, जबकि चाइना जो है सबसे बड़ा जो है तेल का ख़रीदार है दुनिया में, उसकी इकनॉमी जो है तेल के खरीद पे ही डिपेंड है। तो ये सारी जो है जो करीब 60-70% ज़्यादा जो तेल आते हैं वो गल्फ़ से ही आते हैं, ये हिंदुस्तान से होके जाते हैं। तो चीन को ये भी एक खदशा रहता है कि अगर कुछ हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं उस हद तक, तो इंडिया के पास इतनी पोजीशन है कि वो सारे सी रूट्स को कंट्रोल कर लेगा, घेर लेगा, और उससे इकनॉमी जो है कोलैप्स कर जाएगी, मिलिट्री कोलैप्स कर जाएगी। तो ये भी खदशा उसके सामने ये है कि यहाँ पर हमको बेस बना के रखना है। लेकिन हिंदुस्तान को मालदीव, मैं ये कहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान और मालदीव के रिलेशन में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उसको बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि मालदीव बहुत ही छोटा सा कंट्री है और हिंदुस्तान ने हमेशा एक बड़े दिल का कंट्री की तरह से दिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक जो हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो उसके जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं, कभी इंडिया की तरफ, कभी चाइना की तरफ, कभी इंडिया की तरफ, कभी चाइना की तरफ। अभी ये जो मौजूद गए वहाँ पे 20 एग्रीमेंट साइन करके आ गए। तो अब उससे जो है उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल रहा है, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल रहा है, ब्लू इकोनॉमी की बात की गई है, डिजिटल इकोनॉमी को बात की गई है, और चाइना जो है उसमें लगा हुआ है कि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट वहाँ से जा रहा है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाए। तो चाइना का तो अपना एक मंसूबा है ही है, हमको किस तरीके से उसको मैनेज करना ये देखना पड़ेगा हमें। टूरिज़्म को लेकर, टूरिज़्म 11% जो है टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं वहाँ पर, और एक अच्छी खासी जो है उसकी माशी हालात में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट पे कंट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पे टूरिज़्म जब जाता है तो पूरी इकोनॉमी जो है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इंक्लूड हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमको बहुत ही डीपली देखने की बात है। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मालदीव के अवाम हिंदुस्तान के उतने ख़िलाफ़ नहीं है जितने हुक्मरां हैं, और शायद यही वजह है। लेकिन ये यहाँ पर जो है इस चीज़ को थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के सामने साफ़ करें कि इसमें कितना हाथ हुक्मरानों का है, और मालदीव के अवाम का ज़ाहिर फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वहाँ जो टूरिस्ट एसोसिएशन है उसने ख़ुद हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, जो लोगों ने और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कहा, उसके ख़िलाफ़ वहाँ पर उन्होंने एहतिजाज किया, और उसके बाद अपनी हुकूमत को मजबूर किया कि वो हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, या जो कार्रवाई है ज़ाहिर है वो इसी के पेश नज़र हुई। तो मैं यहाँ ये समझना चाहूँगा आपसे कि दोनों मुल्कों के लीडरान और अवाम ख़ास तौर से इसमें उनका क्या हाथ है? देखिए, जो कोई रिलेशन जो स्टेबल और सस्टेनेबल कहते हैं, देर पा लंबा जो रिलेशन होता है वो पीपल टू पीपल का होता है। एक कहते हैं कि एक कॉमन विजन की जनरेशन को तैयार करना। कॉमन विजन का मतलब एक तरीके के गोल्स हों, एक तरीके का सोच हो, उस तरीके की जब जनरेशन तैयार हो जाती है मुल्कों के बीच में, तो रिलेशन सस्टेनेबल हो जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान और मालदीव्स और भी दीगर जो मुल्क हैं इस एरिए में, वो इंडियन कल्चर और पीपल टू पीपल रिलेशन पे जो है डिपेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट आती है, हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी में जो है चीज़ें एक्सप्लॉयट करके पावर में लोग आ रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मौजू ने भी जो है इंडिया आउट की पॉलिसी देकर उस तरीके से एक्सप्लॉयट किया है। लेकिन जब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इमीडिएटली जो मौजू ने स्टेप लिया
3 आदमी को निकाल दिया, फिर एक कमेटी इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट कर दी है। तो ये शो कर रहा है कि ही इज़ टोटली नॉट अगेंस्ट इंडिया। वो बस दिखावे के लिए है। आने वाले कुछ महीनों में फिर से हमारे रिलेशन जो है उसी पटरी पे आएंगे, क्योंकि वो जो इस्लामी और ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इसको हमको लाइटली भी नहीं लेना है, हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि मोइज़ी ने जो प्लान दिखाया है उसमें ये है कि जैसे हमारे यहाँ से टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, मालदीव से भी बहुत से टूरिस्ट आते हैं। 1.7% मालदीव के टूरिस्ट हमारे यहाँ हैं टोटल। तो उसमें जो है 85% जो है वो मेडिकल टूरिज़म में आते हैं। आप समझ रहे हैं, मेडिकल टूरिज़म 85% जो है यहाँ से मेडिकल। अब नई पॉलिसी जो मोइज़ू ला रहे हैं उसमें मेडिकल टूरिज़म को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो जो है थाईलैंड भेजना चाहते हैं, वो यूएई भेजना चाहते हैं। और मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल जो इंगेजमेंट था इंडिया का, उसको वो जो है अमेरिका और यूरोप से और यूके से वहाँ से मेडिसिन लाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो फूड पे डिपेंडेंसी, खाने पीने की अशारिया पे जो डिपेंड था, गेहूँ, चावल, दाल, इस सब पे जो डिपेंड था मालदीव, उसके लिए भी उसने जो है डाइवर्सिफिकेशन प्लान किया है कि वो चाइना से मंगाएगा, वो अफ्रीकन कंट्री से मंगाने की सोच रहा है। तो ये एक उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी हमारे सामने नज़र आ रही है। और ख़ासकर ये है कि अगर हमको वो छोड़ रहा है तो सिर्फ चाइना की ही तरफ नहीं जा रहा है। जो नई पॉलिसी है वो यूरोप को भी इंगेज कर रहा है, वो अमेरिका को भी इंगेज कर रहा है। अब सेकंड आपको ये बताना चाहूँगा कि दूसरा सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आता है वो रशिया से आता है। चाइना तीसरे नंबर पे है। रशिया से मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जो 2023 के जो डेटा आए हैं उसमें सब 10,000 टूरिस्ट हिंदुस्तान से कम है। रशिया के 2,09,000 कुछ हिंदुस्तान के हैं और 2,09,148 रशिया के हैं। तो रशिया भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हो गया है। तो हमको कुछ ऐसी बैलेंस पॉलिसी के लेके बनाना पड़ेगा कि वो खित्ता जो है वो क्या कहते हैं उसे जो है लड़ाई का, पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का गढ़ ना बनने पाए। हम अपने नेबरहुड में कुछ इस तरीके की चीज़ें, अमन वहाँ बरकरार रहना चाहिए, अमन बरकरार रहना चाहिए। और जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर का हमारा रोल है वो मेंटेन रखना चाहिए। उसमें मालदीव है और भी मुल्क हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे, जैसे ओमान है, मालदीव्स है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब हम ये रिलेशन को देखते हैं तो इसमें हमको बहुत सी ताकतों का हाथ इसमें लगता है कि वो चाहते हैं कि इंडिया के रिलेशन जो हैं उसके वो ये नहीं चाहते कि इंडिया का रिलेशन ख़राब हो, बल्कि वो उस रिलेशन में हम भी मदाखलत करें। तो डॉक्टर साहब, ये मोइज़ू प्रेसिडेंट जो है मालदीव के, ये इतना बड़ा ख़तरा किस बुनियाद पर ले रहे हैं? ऐसे ये हालात से वाकिफ़ नहीं है पूरी तरह से? ऐसे ही है, जो नेता लोग होते हैं, डेमोक्रेसी में जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, पावर के हंगरी होते हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं, आ जाते हैं बहलावे फुसलावे में। अब जैसे इनके पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो चाइना का यासीन जो अब थे वो चाइना के प्रो चाइना थे, बुरी तरीके से प्रो चाइना थे, लेकिन करप्शन में फंस गए, अब वो जेल में पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं ना। तो चाइना में कहीं भी प्रोजेक्ट जाता है बगैर जो है वो कुछ दिए लिए नहीं करता है, वो तो ख़रीद लेता है लोगों को। तो हो सकता है मोइज़ू के बारे में भी कुछ ऐसा निकले। अब देखिए जो है इसके पहले जो है 2014 में है चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मालदीव से साइन किया था, जो उसके बाद के प्रेसिडेंट सोहेल जो है, हम लोग सुहेल कहते हैं, वो सोहेल कहते हैं, कि उन्होंने उस FTA को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अब मोइज़ू साहब गए तो वहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ कि FTA को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं ये सिचुएशन वो पास वाली नहीं रही है। हमको एक नई पॉलिसी बनाना पड़ेगा, उसमें पीपल टू पीपल रिलेशन को बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा। और कहीं मैं ये डिप्लोमेसी जो आज के दौर की डिप्लोमेसी है बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर इसको हमने लोगों के हाथ में दे दिया। जी, आप समझ रहे हैं ना जी। लोगों के अगर हाथ में दे दिया तो इससे हमें नुकसान होगा। इमोशन, डिप्लोमेसी में इमोशन लाके काम नहीं बनेगा। आज के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, 1988 से जी वहाँ पर हमारी मामूली सी फौज है, या 88 कुल मिला के 88 या 100 के आसपास सिक्योरिटी पर्सनल है। और वो भी हिंदुस्तान ने खुद से नहीं भेजे। और वो 1988 और 2024 एक बड़ा वक्फा है।
उस बीच उन्होंने, तो मैं आपसे यहाँ पर मालूम ये करना चाहता हूँ ना कि उनको वहाँ रहने या उनको वहाँ तैनात करने हिंदुस्तान के साथ ज़ाहिर कोई मुआहदा होगा, उसकी बुनियाद क्या थी कि वो लोग अभी तक वहाँ हैं, और उन्होंने किस बुनियाद पर ये कहा मुइज़ों ने कि इनको आप अचानक एकदम वापस बुला लीजिए? देखिए, ये जो वो बताया ना 1988 में जो गयूम की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है एक LTT को लेके मालदीव का ही एक आदमी था, उनको लेके वहाँ पे गवर्नमेंट टॉपिल करके कू करके उसको कब्ज़ा करना चाहता था। तो उन्होंने जो है राजीव गांधी को कॉल किया, तो उन्होंने जो है एक दस्ता भेजा ऑपरेशन कैक्टस की तरह, और फिर मालदीव को बचाया। तो उसके बाद से एक मालदीव के पास आर्मी नहीं है, फ़ौज नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर हिंदुस्तान की एक फ़ौज वहाँ पे रख दिया गया था एग्रीमेंट के तहत कि ये इसका प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि ये समुद्र में है, कहीं से भी पायरेट भी आके कब्ज़ा कर सकते हैं, इसको लूट मार भी हो सकती है, टेररिज्म बढ़ सकता है। वहाँ पे बढ़ा है, ऐसी सिचुएशन अभी आई थी 2-3 साल पहले जो है कि वहाँ पर जो है किलिंग्स और इस तरीके की चीज़ें हुई थी, काफ़ी हुई थी। तो ये हिंदुस्तान जो वहाँ पे जो आर्मी रखे होते ताकि इससे बचाया जा सके, ये एग्रीमेंट था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है कुछ ऐसी चीज़ें, चाइना है, पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान को चाइना एज ए मुस्लिम कंट्री की तरह से ले जाता है हर जगह जहाँ मुस्लिम मुल्क होते हैं, जबकि ख़ुद उसको तबाह कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अब वहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन ये किया जा रहा है, जैसे वो पाकिस्तान चाइना से लौटते ही उन्होंने एयरपोर्ट पे एक स्टेटमेंट दिया कि हम छोटी ही कंट्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो है सॉवरेंटी को कोई कंट्रोल कर ले, मतलब बुली करे या हमको कोई परेशान करे। तो ये सारी चीज़ें ये एक ब्रेन वॉश्ड प्रेसिडेंट के नज़रिए से नज़र आती हैं मुझे, जो मतलब वर्ड मैं क्या यूज़ करूँ। तो इसको हमको एक सीरियस वे में देखना पड़ेगा, क्योंकि मालदीव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, वो एक गेटवे है। गेटवे मैं यहाँ पर एक इसी में सवाल जोड़ना चाहूँगा अपना, कि अगर चाइना गए मुइज़ और वहाँ पर जाके मुआहदा करके आए, उसमें जो भी कुछ हो गया, जाहिर है जब उन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौजों को वापस करने के लिए कहा है, तो अब हिंदुस्तान के लिए ख़ास तौर से वहाँ की फ़ौज आ गई, अगर चाइना की उसने अपने सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी, तो जाहिर है वहाँ मसला सिक्योरिटी का पैदा होगा, क्योंकि सबसे करीब मालदीव है हिंदुस्तान के। तो हिंदुस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर कुछ करना होगा, वो क्या हो सकता है? देखिए, अगर चाइना की सिक्योरिटी वहाँ जाती है, हिंदुस्तान को हटा के चाइना जाती है, तो ये ऑब्वियस चीज़ है कि चाइना जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पर लामबंदी में लग गया है। पहले तो इकोनॉमिकली लगा, फिर अब मिलिट्रीली भी लग रहा है, एक बेस बनाना चाहता है, जो कि मालदीव के लिए ख़ुद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चाइना बहुत आसानी से कहीं से हटता नहीं है। जो मतलब बैठ जाता है जहाँ का, वहाँ पे फिर हटता नहीं है, उसी को कैप्चर कर लेता है। तो असली ख़तरा मालदीव के लोगों को ये कन्विंस कराना है कि इंडिया से नहीं है, तुम्हें चाइना से। एक बार वहाँ इंटर हो गया तो वो हटेगा नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट कर देगा कि आप कर्ज़े से डूब जाएंगे और आपके बेसिक चीज़ें वो कैप्चर कर लेगा, लीज़ पे ले लेगा। तो हिंदुस्तान को इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा, लेकिन इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अब तनाज़े में जो है किस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट करना है, ये क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से इंडियन ओशन जो है डिस्टर्ब हो रहा है, रेड सी की प्रॉब्लम हो रही है, हुतीस की प्रॉब्लम हो रही है, हमारा ट्रेड उधर से $200 बिलियन का ट्रेड जाता है रेड सी से होकर। तो ये सारे रास्ते बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पूरा ट्रेड जो हमारा जो है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ट्रेड पर डिपेंड किया जा रहा है, अगर वो ये रास्ता जो है डिस्टर्ब हो गया तो हमारे ऊपर असर आएगा। अब हमको जो है एक प्रोएक्टिव पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, यही इसी बारे में मैं जो आपने जिसकी ज़रूरत पर जोर दिया कि अब ऐसे हालात में दोनों मुल्कों का मफाद कहाँ पर महफूज है? देखिए, दोनों मुल्कों का मफाद जो है कोऑपरेट करने में है। हिंदुस्तान ये कोई बंदिश नहीं लगाता है कि आप अमेरिका से बनाइए, चाइना से बनाइए या पाकिस्तान से बनाइए। आप एक ख़ुद मुख्तार कंट्री हैं, सॉवरेन कंट्री हैं, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन जो जितने के हामिल है उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दे। अगर चाइना आपको दूर का है, आपको लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि चाइना इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट दैन अस। अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है उसको हम बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ये एक लंबा, जैसे कहा ना कि बुद्धिस्ट पीरियड से जो एक दूसरी तरफ हमको ये भी देखना होगा, इसकी भी स्टडी हो रही है कि मालदीव जो है मुस्लिम कंट्रीज जो है 1153 में इस्लाम आया वहाँ पर,
उसके पहले बुद्धिज़्म था और बुद्धिज़्म अभी तक चला आ रहा था। अचानक वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि वो इस्लामिक मतलब रिप्लेसमेंट की बात शुरू हो गई है। एक रेडिकल हम नहीं कहेंगे, एक ऐसी फोर्स इमर्ज हो रही है जो कि बदलाव, जो सोशल और कल्चर और पीपल टू पीपल रिलेशन में एक तनाज़ा पैदा कर रही है। तो ठीक है, वो हमको भी अच्छा लगा उस वक्त कि हम लोगों ने जो है टूरिज़्म को मतलब बंद करना एक कैंपेन चलाया, बाइकॉट माइदा, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से ये पॉलिसी सही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी को पीपल के हाथ में नहीं देना है। जी, ये एक बहुत ज़रूरी वेरी इसेंशियल पार्ट। और हम इससे खुश भी हुए हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो अभी नागपुर में कहा कि हर आदमी से हर वक्त हर तरीके के रिलेशन अच्छे नहीं होते, कभी ख़राब होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, तो उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। मौजू अगर भाग रहे हैं तो ठीक है, भागें, लेकिन परेशान होंगे तो फिर हमारे ही पास आएंगे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टडी की ज़रूरत है और इसको वाइड लेवल पे प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ चाइना ही नहीं है, चाइना तो एक परेशान हो गया कि यूएस का रोल वहाँ बढ़ रहा है, तो चाइना के लिए वो भी तो एक इशू आ रहा है सामने। और चाइना ये चाहता है कि हमारी जो रसदें जा रही हैं, हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है, मिडिल ईस्ट में जा रहा है, अफ्रीका में जा रहा है, जो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे तो इंडिया जब चाहेगा रोक देगा। अब चाइना जो है अपना एक जो है ढका छिपा जो उसका मंसूबा है उसका पूरा करने की कोशिश में पड़ा हुआ है, लेकिन असल जो नुकसान उठाएंगे वो मालदीव्स उठाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, हमारे आज के प्रोग्राम बीच बहस में शिरकत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस हफ्ते हम बातचीत कर रहे थे मालदीव और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की। अगले हफ्ते फिर किसी अहम मौजू पर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शुक्रिया।